नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मार्केट संभला रहा, गिरा नहीं, लुढ़का नहीं। और पहली बार शेयर मार्केट का जो हाल है वो ये बता रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी मार्केट क्यों नहीं गिरा और भारत में इन्वेस्ट करने का पैटर्न कैसे बदल गया। जो शेयर मार्केट में डील करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं ये भी समझूंगा कि क्या हिंडनबर्ग का खुलासा बेकार गया, क्या हिंडनबर्ग बर्बाद हो जाएगा, हिंडनबर्ग किस दौर में पहुंच गया है। बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अडानी के शेयर बुरी तरह नहीं गिरे तो क्यों नहीं गिरे, इसके भी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ये देश के खिलाफ साजिश है। और इससे भी ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि माधवीपुरी बुच जो सेबी की चीफ हैं, क्या अब वो पाक साफ निकल आई हैं एक दिन बाजार ना गिरने से। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, कुछ तगड़े तर्क आने वाले हैं। ये अमृतकाल जो है, जो नया भारत है, इस भारत की एक बड़ी अच्छी खासियत ये है, अच्छी कहें बुरी कहें ये आपको तय कर लेना है, लेकिन ये खासियत ये है कि जो हमसे टकराएगा देशद्रोही कहलाएगा। मोदी जी से जुड़े हुए नाम, चाहे वो सेबी चीफ हो, अडानी जी हों, या कोई और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मतलब मोदी जी से जिसका ज़रा भी दूर दूर तक संबंध है, उसके बारे में कोई भी सवाल उठाएगा, चाहे वो हिंदुत्ववादी लोग हों, चाहे वो फासिस्ट फोर्सेस हों, चाहे मोदी जी का कहीं किसी दूसरे देश में बैठा हुआ कोई दोस्त हो, जहां सवाल उठेगा एक सबसे पहला ठप्पा ये देशद्रोही है, देश के दुश्मन है और ये देश के खिलाफ साजिश है, देश को अस्थिर करने की कोशिश है। सभापति, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठकर कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और बैठ के विपक्ष के नेता खड़गे को कह रहे हैं कि आप देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। तो ये देश को अस्थिर करने की साजिश या देशद्रोही या देश विरोधी या विदेशी साजिश जैसे ही कोई बोले तो मैं जो हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अब इस आदमी के पास कोई जवाब नहीं बचा है। और ये ऐसा जवाब है कि जब आपको कोरोना का इलाज ना मिले, आप लोगों को कुछ ना दे पाओ, तो आप उनसे कहो थाली पीटिए, थाली पीटिए, थाली पीटिए। ये हुए मेरे तगड़े वाले विचार। लेकिन अब मैं आता हूँ लॉजिक पे, क्योंकि मैं ये पूरा वीडियो आपसे जो बात कर रहा हूँ ये विचार देने वाली धारा के विपरीत बात कर रहा हूँ। हिंडनबर्ग ने एक खुलासा किया। इस खुलासे में उसने कुछ बातें कही जो सेबी की चीफ के खिलाफ जाती हैं। उन बातों को आने के बाद देश को क्या ज़रूरत थी और हमारे लिए क्या ज़रूरत है, जो इस देश के नागरिक हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या ज़रूरत है जिनका पैसा दांव पे लगा हुआ है, और उन कंपनी के लिए क्या ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। मैंने आपके ऊपर स्पेसिफिक आरोप लगाया कि आपने मेरी जेब से, पॉकेट से पैसे निकाले हैं। ये सबूत रहा, ये सीसीटीवी कैमरा रहा, ये इस आदमी ने देखा है, ये आपने ये जो नोट था इसी नंबर का नोट फला दुकान पे चलाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे दुश्मनी निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल में अक्सर ये आपने सुना होगा, कुछ बच्चे बहुत नॉटी टाइप के बच्चे होते हैं, उनको जब मास्टर जी पकड़ के कान में ईंट देते हैं या उनको पकड़ के उनको जब नकल करते पकड़ लेते हैं, तो वो सीधी सी बात यही कहते हैं कि इनको मुझसे दुश्मनी है। और यही देशद्रोह वाला जो मुहावरा है उस पर लागू होता है। माधवीपुरी बुच के ऊपर जो आरोप लगाए हिंडनबर्ग ने, उनका जवाब कहाँ है? हमको चाहिए था कि उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, इसका मतलब जवाब नहीं हुआ। हमारा जीवन खुली किताब है ये कहना जवाब नहीं हुआ। आपको वो स्पेसिफिक जो कागज पत्रे के साथ में हिंडनबर्ग ने कहा था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, उनमें आपका नाम था, आपके अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल लगाए थे, उन स्पेसिफिक केसेस का बिंदु दर बिंदु जवाब आप दे देते, बात खत्म हो जाती, लोगों को पता चल जाता आप कितने सच्चे हो कितने नहीं हो।
जैसे कि एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई, जो मैंने आपको उदाहरण देके बताया था वीडियो में कि जुए का अड्डा थानेदार नहीं चला सकता अपने इलाके में, क्योंकि उसी को पकड़ना है। इसी तरह से अगर कहीं जांच चल रही है अडानी की कंपनी में किसी इन्वेस्टमेंट की, और वो जांच आप हेड कर रहे हो, तो आप जो है उससे आप बच नहीं सकते हो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। ये ठीक वैसा ही है कि आपका बेटा टेनिस खेल रहा है और बैठ के आप एम्पायरिंग कर रहे हो, आपको कायदे से कहना चाहिए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज जब सुनवाई होती है तो कहते हैं भाई मैं सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं क्योंकि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या मैं पहले जो है इस कंपनी में काम कर चुका हूं, या मेरा बच्चा इस कंपनी में काम करता है, इसलिए इस कंपनी की सुनवाई मैं नहीं करूंगा। ये आप जानते हैं। तो यहां पर जो सेबी चीफ हैं, जो बैंकिंग की बैकग्राउंड से आई हैं, जो पहली बार आईएएस को नहीं बनाया गया है, चंदा कोचर की साथी रही हैं आईसीआईसीआई बैंक वाले, वहां से सीख के आई हैं, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था कि अडानी ने जो फंड्स इस्तेमाल किए, जिन फंड्स से अडानी ने निवेश किया, उन्हीं के अंदर आपका पैसा लगा हुआ था। तो इससे आप इनकार कर देती, इसको आप साबित कर देते कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो ये माना जा सकता था कि इस पॉइंट पे माधवीपुरी बुच ने ये पर्टिकुलर लॉजिक दिए हैं और ये जानकारियां दी हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई वो निर्दोष हैं। दूसरा, उन्होंने कहा दावे निराधार हैं, बेसलेस हैं। ये कहने से काम चल जाएगा और दावों की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी लॉजिक दे रहे हैं, कई वकील टाइप के लोग जो हैं वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि माधवीपुरी बुच जो है वो अकेली तो सेबी नहीं है, सेबी की चेयरमैन है, लेकिन सेबी में तो बहुत सारे चेयरपर्सन हैं, जिसमें सेबी में तो बहुत सारे फैसले होते हैं। तो क्या हर फैसले जब वहां से एक कमेटी होती है, सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, तो उसमें एक इंडिविजुअल कैसे तय कर सकता है कि किसको फायदा पहुंचाया गया नहीं पहुंचाया गया? भाई इस लॉजिक के हिसाब से तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के जितने भी फैसले होते हैं वो कैबिनेट लेती है, कैबिनेट लेती है, मंत्रिमंडल लेता है। प्रधानमंत्री तो उस मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री खुद थोड़ी फैसला लेते हैं। हर फैसले में मंत्रिमंडल की मुहर होती है, हर फैसले में कैबिनेट सेक्रेटरी की सिफारिश होती है, ब्यूरोक्रेसी पूरा प्लान तैयार करती है। इंडिविजुअल तो होता नहीं है। मोदी जी भले ही 8 बजे खड़े होकर नोटबंदी की बात करते हैं, उसमें भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था ना, सारे मंत्रियों को कमरे में बंद कर दिया गया था, तो उनकी मुहर ली गई थी ना। तो उस तरह से ये लॉजिक देके बचाने की कोशिश हो रही है। उसमें कह रहे हैं कि जो है वो बेसलेस का, बेसलेस कह दिया ठीक है, लेकिन हमको उस रिपोर्ट में बेस दिख रहा है ना, उसको आप कैसे इनकार कर सकते हो? कंपनियों के दस्तावेज दिख रहे हैं, कंपनियों की दूसरी चीजें दिख रही हैं, उनको आप कैसे इनकार कर सकते हो? इसके अलावा आपने एक बात और कही है, आपने कहा कि जो हमारे 2015 में जो ऑफशोर फंड्स थे जिनमें निवेश किया था, उसमें बरमूडा का आईपीई प्लस फंड था और दूसरा मॉरिशस का आईपीई प्लस फंड 1 था। ये जो हैं ये हमने अपने दोस्त अनिल आहूजा की सलाह पर किए थे, जो उनके हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, और वो आईपीई प्लस फंड के संस्थापक और सीईओ हैं। ये फंड 2017 में माधवीपुरी बुच की सेबी में नियुक्ति के बाद डोरमेंट हो गए। अब ये है डोरमेंट हो गए, मतलब डोरमेंट होने का मतलब ये है कि आपने एक तरफ डाल दिया उनको और वो स्लीपिंग मोड में चले गए, जब आपका मन होगा तो उनको निकाल लेंगे। ये आपने कहा कि डोरमेंट हो गए, ठीक है भैया, लेकिन क्या डोरमेंट हुए? अगर डोरमेंट हुए तो फंड अभी भी सक्रिय क्यों है? उन फंड्स में पैसा बढ़ और कम क्यों रहा है? और आज भी उन फंड्स की मालकिन माधवीपुरी बुच क्यों है? ये सवाल का जवाब तो चाहिए होगा ना। और ये जवाब मांगने के बजाय अगर आप हमको सीधे सीधे बोल दोगे कि भैया ये तो देश के खिलाफ साजिश है देश के खिलाफ साजिश, मान लेते हैं देश के खिलाफ साजिश है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि देश के खिलाफ साजिश इसलिए है क्योंकि हमने जो रफाइल थे पहले से ज़्यादा कीमत में खरीदे। इसके अलावा पहले जो हम रफाइल खरीदे थे उसमें हमको टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली थी, उनको हम भारत में बनाते वगैरह वगैरह। तो अब रफाइल का दाम इतना ज़्यादा क्यों दिया, उतने ही पैसे में कम विमान क्यों लिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं लिया? तो एक लॉजिक दिया आदमी ने ना।
तो आप लॉजिक देते भाई देशद्रोह है क्योंकि माधवीपुरी बुच को ऐसे ऐसे निर्दोष है, इनको फंसाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो फंड की जांच का जब काम सौंपा गया सेबी को, तो माधवीपुरी बुच ने यह क्यों नहीं बताया कि जिन फंड्स की जांच हो रही है उन्हीं फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए इन फंड से मैं दूर रहना चाहती हूं या इस जांच से मैं दूर रहना चाहती हूं। यह तो किया ही नहीं गया। वहां तो इस माधवीपुरी बुच का फंड उसमें इन्वेस्टेड था अडानी में, अडानी जी के समधी भी वहां बैठे हुए थे सेबी में। ये सारी चीजें जानकारी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी तरह से सेबी में शामिल होने से पहले उन्होंने 2 कंसल्टिंग कंपनियां बनाई थी, एगोरा एडवाइजरी लिमिटेड इंडिया और एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर। और उनका कहना है कि मेरी सेबी में शामिल होने के बाद कंपनियां निष्क्रिय हो गई। लेकिन हिंडनबर्ग ने तो स्पेसिफिक बात कही, आपने कह दिया निष्क्रिय हो गई, तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहा कि आपकी माधवीपुरी बुच की 99% हिस्सेदारी है उसकी, तो वो निष्क्रिय कैसे हो गई? निष्क्रिय होने का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें खुल के आ जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेबी में शामिल होने से पहले निजी नागरिक के तौर पे उन्होंने निवेश किया था और ये अभी भी चला आ रहा है। तो भैया निजी नागरिक के तौर पे करूं या किसी और तौर पे, लेकिन अगर मैं चेयरमैन बन गया सेबी का और आपने फंड खरीदे थे, तो जिस दिन आप बन गए थे उस दिन अगर आपने उसको अलग नहीं किया तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, हितों का टकराव तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इस तरह की जो चीजें हैं उनको बड़ी सफाई से आप गोलमोल जवाब दे रहे हो और आपको कवर फायर दे रहा है वो एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो चिल्ला रहा है देश के खिलाफ साजिश, देश को अस्थिर करने की, खाली देश के खिलाफ साजिश, देश के खिलाफ साजिश। माधवीपुरी बुच के ऊपर एक आदमी के ऊपर स्पेसिफिक आरोप लग रहे हैं, देशद्रोह हो गया वो। ये आदमी माधवीपुरी बुच के इस देश में देश हो गई है वो। अब एक नए मुहावरे तय होंगे कि भैया जिस आदमी पे आरोप लगेगा वो देश है। भाई आपको सबसे बड़ी बात तो ये कि वो एक सेबी की चेयरमैन है, उनकी तरफ से सफाई आनी चाहिए। उनसे ज्यादा सफाई दे रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग। क्या वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर हैं? क्या किसी ने बीजेपी की सरकार पे आरोप लगाया? क्या किसी ने ये कहा कि ये जो मोदी जी की देखरेख में मोदी जी ने घोटाला करवाया? अरे देश में एक संस्था है, वो संस्था रेगुलेट करती है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सेबी ने उनको नोटिस भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं, जवाब तो उन्होंने दे दिया और जवाब दे दिया और जवाब देने के बाद में आपको जो आगे कार्रवाई करो सेबी को करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कर। अब तो बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तो एक और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि जिस हिंडनबर्ग ने आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं उस हिंडनबर्ग के खिलाफ आप जांच कैसे कर सकते हो? आप तो खुद ही संदेह के घेरे में हो, क्योंकि आपके खिलाफ कागजों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, आरोप लगाए गए हैं। आप उन आरोपों को गलत साबित करके, मैं अभी आऊंगा मार्केट क्यों नहीं गिरा इस पे भी। इसके अलावा जो उनके होल टाइमर मेंबर बनने से पहले अपने पति के नाम पर जुड़े हुए अकाउंट में जो ट्रांसफर कराया गया था और उसको आपने कर दिया, चलो ठीक है। मैंने कहा कि भैया अब मैं बन गया हूं सेबी में चेयरमैन और मैं अब इस अकाउंट को नहीं चलाऊंगा, हस्बैंड के नाम उसको ट्रांसफर कर दो, कर दिया भाई। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद भी आप ईमेल भेज भेज के उन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि जैसे वो पार्षद पत्नी लिखा होता है कहीं पे, पार्षद पति, विधायक पति, तो महिला सीट हो गई रिजर्व तो पत्नी को लड़ा दिया। एमएलए खुद बने हुए हैं, यहां तक कि नगर निगम की बैठक में भी महापौर पति बैठक में जा रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, पत्नी नहीं जा रही हैं। तो ये तो वैसे ही हो गया, पति के नाम आपने ट्रांसफर कर दिया और आप ईमेल कर करके ये काम कर रहे हैं। तो इस बात को आपको कहीं ना कहीं पे इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर आप उसको हैंडल कैसे कर रही थी? मैंने कहा कि ये दुकान मैंने बेटे को दे दी और दुकान में चला रहा हूं, तो ये तो आप, इसका मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो खड़ा ही रहेगा ना। जो आरोप लगा है सबसे बड़ा हितों के टकराव का, वो तो बने ही रहेगा ना। एगोरा एडवाइजरी लिमिटेड ने 22-23 के वित्तीय वर्ष में और 24 के दौरान
23,985 मिलियन रुपए, 3,12,000 डॉलर की कमाई की, और ये उस दौरान की जब वो सेबी की चेयरपर्सन थी। आप कह रहे हो हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप चेयरपर्सन हो सेबी के और आप कितना पैसा कमा रहे हो, 2,39,00,000 रुपए उस दौरान उसकी कमाई कर रहे हो और सेबी की चेयरमैन रहते हुए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर आपने ये कहा कि मैंने अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड और सबसे पीछा छुड़ा लिया है या वो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, तो ये कमाई जो आई है ये आपके पास कैसे आई और सेबी की चेयरपर्सन होते हुए आ गई? तो इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2019 में शुरू करके कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज के क्लाइंट के साथ कंसल्टिंग कारोबार किया था। तो वो ये पूछ रहा है हिंडनबर्ग, क्या उन क्लाइंट्स में ऐसे क्लाइंट्स भी शामिल हैं जिनको आप सेबी की चेयरमैन बनने के बाद रेगुलेट करती रहीं? उत्तर दीजिए। इसके साथ साथ हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन से कंसल्टिंग क्लाइंट्स की पूरी सूची मांगी कि आप ये बताइए कि आपके साथ में कौन कौन से लोगों से आपने, अब आपने कहा खुली किताब है ना, तो उसने कहा खोलिए, अब आप हमको लिस्ट बताइए कि वो कौन कौन से क्लाइंट हैं जिसके साथ में, आप पब्लिक कर दीजिए, हमको मत बताइए, आपने डील की थी और वो डील क्या क्या थी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि इतने बड़े बुरे इल्जाम लगाने के बावजूद सेबी चीफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे का तकनीक पहलू भी बताऊंगा आपको। उन्होंने बेबुनियाद झूठा करा दिया, ठीक है, अच्छा किया आपने, ये कहने भर से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिक उत्तर देने पड़ेंगे, एकदम स्पेसिफिक। जो उत्तर दिए वो दिखते स्पेसिफिक थे, लेकिन जो पॉइंट उठाए गए हैं, जो सामने आए हैं, या तो आप उन पॉइंट्स को गलत साबित करने के लिए बोल दो, ये तुम कह रहे हो भाई 2,222 रुपए मेरे खाते में 22 तारीख को आए थे, ये देखो मेरे स्टेटमेंट में 22 तारीख को पैसा नहीं था, तब तो आप कहोगे मेरे को पेमेंट नहीं आई है, 4 दिन आगे पीछे भी देख लो पैसा नहीं आया, तब तो आप कहोगे ना। तो इसी को लेके जो है अडानी ग्रुप भी अब उनकी तरफ से उतरा, उसने कहा आईपी प्लस फंड में बुच दंपत्ति की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम थी, यानी हिस्सेदारी थी 1.5%। हजारों करोड़ की कंपनियां होती हैं, इसमें 1.5% कम होता है क्या? ये 200 रुपए की कंपनी थोड़ी है जो 3 रुपया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो उत्तर हैं, इन उत्तरों का, ये जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अभी तक आना बाकी है। पहली चीज तो ये कहना कि भैया आप तो एकदम एक दिन मार्केट नहीं गिरा, क्लीन चिट मिल गई है, निकल गई हैं, अब सब सेफ है, सब ठीक है, मुंह काला हो गया, कांग्रेस का नैरेटिव फेल हो गया, वो जो कांग्रेस का देशद्रोही नैरेटिव फेल हो गया, देशद्रोह 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 करके, और बस जो उनका अपना वोटर है वो खुश है, उसको ये मिल गया एक फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज, उसमें लगे हुए हैं, वो देशद्रोही मान के भी बैठे हुए। अब ये आता है कि मार्केट क्यों नहीं गिरा 2 बजे। देखिए, जो बड़े बड़े एफआईआईज हैं या दूसरे जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जब पैसा लगाते हैं मार्केट में तो कंपनी के देखते हैं फंडामेंटल्स। जैसे कि अडानी के पैसे लगा रहा हूं तो अडानी खरा मुनाफा कमा रहा है, खोटा मुनाफा कमा रहा है, कितनी कमाई हुई नहीं हुई, वगैरह वगैरह, यही देखते हैं। लेकिन अब जो एक नया पैटर्न आया इन्वेस्टमेंट का, और ख़ास तौर पे भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट के जानकार है, मुझसे सहमत होंगे, मैंने भी लोगों से समझा है, मैं बहुत ज़्यादा गहरे में जानकारी शेयर मार्केट की नहीं रखता हूँ, ये मैं पहले कह दे रहा हूँ। अब पैटर्न देखकर लोग आगे बढ़ते हैं, वो कई तरह के कार्ड आ गए हैं, कैंडल वाला आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, उसको देखते हैं, अच्छा ये शेयर जो है 220 तक गिरा था, उसके बाद ऊपर उठा था, तो अब 220 से ऊपर उठना शुरू हुआ, इसको पकड़ लो, मतलब ये ऊपर जाएगा, कोई पहले भी गया था। इस तरह के ग्राफिकल चीज़ों के बेसिस पर वो अपने फैसले ले रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी मजबूती से उतना बिजनेस कर रही है, उतना कमा रही है, नहीं कमा रही है, उस कंपनी में कुछ जान है कि नहीं है, ये देखकर हिस्सेदारी ये लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इस तरह के आरोप आने के बाद मार्केट में लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला ऊपर जा रहा है शेयर, इसमें लगा दो, वो वाला ऊपर जा रहा है, उसमें लगा दो, और वो
ऊपर जाता हुआ दिख रहा है उसमें लगा दिया। लेकिन इस पैटर्न में बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को उसको लेके जानकारी लोग सलाह देते रहते हैं। मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं, मेरे कहने में कोई बात मानना भी मत। लेकिन और मैं निवेश की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो एक ये पैटर्न बहुत बड़ा कारण है। दूसरा पैटर्न, आप इस चीज़ को भी समझिए कि हिंडनबर्ग का जो खुलासा आया, इस खुलासे में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। मैंने ही आपको बता दिया था एक दिन पहले कि खुलासा आएगा तो अडानी के बारे में आएगा। और अडानी के बारे में जो खुलासा हिंडनबर्ग ने किया था, ये उसकी डिटेल्स निकल रही हैं। ये कोई बहुत स्पेसिफिक 40 से ज़्यादा डिटेल्स इस तरह की आ चुकी हैं। एकदम बम गिरने वाली बात नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि ये खुलासा माधवीपुरी बुच के खिलाफ हुआ था, वो कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा हो। मान लीजिए अगर माधवीपुरी बुच के खिलाफ जांच शुरू हो जाए, ईडी की जांच शुरू हो जाए, तो एक ओवरऑल फिर भी किसी कंपनी पे एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका असर एक हद तक मार्केट सेंटीमेंट पे वगैरह पे अनिश्चय के कारण कुछ हो सकता है कि भाई लोग कहे नहीं आगे बढ़े ना बढ़े शेयर लगाने को, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। और रहा सवाल अडानी साहब के शेयर का, तो अभी तक हिंडनबर्ग का जब खुलासा हुआ था तब से आज तक 18 महीने हो चुके हैं, एक बार भी उन आरोपों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और ना इस तरह का कोई प्रतिबंध लगा है कि कोई ऑफशोर शेल कंपनी, तथा कथित जो आरोप लगाया गया था कि अडानी जी जिन कंपनियों के जरिए अपना पैसा रूट करके हिंदुस्तान में फंड के अंदर फंड कई लेयर करके, और उस पैसे को ऐसा होता है ना कि मान लीजिए मैंने आलू की कंपनी में पैसा लगाया, आलू ने एक भालू कंपनी में पैसा लगाया, भालू कंपनी ने कचालू कंपनी में पैसा लगाया, और कचालू कंपनी ने लालू कंपनी में पैसा लगा दिया, और लालू कंपनी फिर मेरे ही शेयर खरीद लिए। तो जब वो इतनी लेयर्स होंगी तो उसमें पकड़ना मुश्किल होता है। तो अडानी साहब का जो पैसा वो लगा के अपने ही शेयर खरीद रहे थे भारत में, और अपने शेयर जो मार्केट में उपलब्ध शेयर थे उनकी मात्रा को उन्होंने बहुत कम कर दिया था। इसके कारण वो आसानी से उन थोड़े से शेयर के दाम आसानी से बढ़ जाते थे, उनके दाम बढ़ा के अपने दाम बढ़ाते रहते थे। तो ये जो आरोप लगा था, उस परिस्थिति में कोई बदलाव आया है क्या? अभी भी वहां से बाहर से कोई अडानी जी की कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो कोई रोक लगी है? कहीं कोई मॉनिटरिंग है, कोई निगरानी है? कौन सी बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग ने जब ये कहा कि मैं खुलासा कर रहा हूं, उसके बाद आपके पास पूरा संडे आपको मिलता है, आपने फिर से अपने शेयर नहीं खरीदवा लिए होंगे ताकि मार्केट में उनका शेयर डूबे नहीं? संभावना तो कुछ भी हो सकती है। तो उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष क्यों निकालें? मार्केट गिरे ना गिरे इसके आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि किस तरह से मंदी का पूरी तरफ महामंदी के संकेत दिख रहे हैं, किस तरह से यूएस के फेड ने ये कर दिया, किस तरह से जापान का मार्केट गिरा, किस तरह से यूके में हालत खराब हुई, किस तरह से यूके में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। एक कोई मोहतरमा आके लिखती हैं कि मेरे 19 मिनट बर्बाद हो गए, पता नहीं इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो कल्पना ही कल्पना थी। अगले ही दिन मार्केट गिरा भैया, पूरी दुनिया का। उसके बाद से लगातार दुनिया भर के मार्केट्स में सरगर्मी चली हुई है। रेटिंग एजेंसियां लग गई हैं इस बात की पता लगाने में कि यूएस में रिसेशन आने के कितने % चांसेस हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहां पर जब सामने आती हैं तो हम इसमें क्यों जाएं कि मार्केट गिरा नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा, देशद्रोही है, देशभक्त है, किसका इसमें हाथ है, किसकी इसमें साजिश है? मुझे तो सीधे सीधे ये बता कि कारवा कैसे लुटा। ये पॉइंट जो हिंडनबर्ग ने रखे हैं उनके कागजात की फोटोकॉपी भी लगा दी अपनी रिपोर्ट में, इसका उत्तर दो ना। अब आते हैं कि मुकदमा क्यों नहीं किया। देखो जी, मानहानि का मुकदमा जब आप करते हो किसी के ऊपर, चाहे वो भारत में करो या बाहर करो, उसका बेसिक प्रेमाइस है। आप मानहानि का मुकदमा करते हो तो अगर आप चोर हो, अगर मैं चोर हूं, मैंने 100 रुपए की घड़ी चुराई, तो आप जो है लोगों से कह सकते हो कि मैंने 100 रुपए की घड़ी चुराई, इस पर मेरी मानहानि नहीं होगी। तो मानहानि कैसे होगी कि मैंने ना चुराई और आपने कह दिया। तो
तो जब मैं ये कहूंगा कि आपने मेरी मानहानि की और मैंने घड़ी नहीं चुराई, तो मुझे अदालत को बोलना पड़ेगा मैंने घड़ी नहीं चुराई। तो ऑटोमेटिकली अदालत के सामने मुझे उन सारे के सारे दावों को झुठलाना पड़ेगा जो मेरे ऊपर लगे हैं। वो ही तो झुठलाना कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो झुठलाने के लिए जाओगे तो उसके अंदर से पिटारे खुलेंगे, उसके अंदर से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला पैसा कहां से आया, ये फंड कहां से आया। फिर तो हिंडनबर्ग वहां खड़ा होगा और कहेगा कि साबित करो कि मेरी बातें गलत हैं। तो आप मानहानि का मुकदमा इसीलिए हिंडनबर्ग पे नहीं कर सकते, इसीलिए आज तक अडानी ने हिंडनबर्ग को वहां स्यू नहीं किया है। भारत में जांच करके, इंक्वायरी करके, कुछ करके कोशिश हो रही है कि कंपनी अपनी साख बचा ले। सेबी ने भी जितनी जांच की उसमें हिंडनबर्ग को ये तो कह दिया आपके आरोप गलत हैं और आपके आरोप सही नहीं है या उनके पास सबूत नहीं है वगैरह वगैरह। ये नहीं कहा कि ये आरोप हैं, इस पे आप साबित कीजिए, और ना ये कहा कि भाई आपके ऊपर अडानी जी ऐसे ऐसे आरोप हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो सफाई में। उस तरह की डिटेल इंक्वायरी इसी तरह से मैडम के साथ में हो रहा है, माधवीपुरी बुच के साथ में। तो आज अगर जरूरत है तो इस बात की है कि ये जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच हो। हेराल्ड केस में आरोप लगा तो उठा के राहुल गांधी से पूछताछ हुई ना। शराब घोटाले में एक फैसला हुआ था, उस घोटाले के उस फैसले पे कितनी जांच हो रही है। क्या कि कोविड के दौरान आपने टैक्स माफ कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ठेकों ने कहा कि भाई कोविड में हमारी कमाई नहीं हो पाई है तो हमारे को इतने दिन का टैक्स माफ कर दीजिए। अरे रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड, कार पार्किंग के ठेके से लेकर देश भर में अनगिनत हजारों ठेके उनके माफ कर दिए गए थे रिकवरी। उनको कह दिया गया चलो वही 2 महीने एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि तुम्हारी कोविड के दौरान कमाई नहीं हुई है। तो एक लॉजिक बनता है ना कि भाई आपने इस वजह से ये ठेके माफ किए तो क्या हुआ, मुकदमा हुआ ना केजरीवाल पे, मनीष सिसोदिया पे हुआ ना, राहुल गांधी पे आरोप लगे तो मुकदमा हुआ ना, लालू यादव पे चारा घोटाले के आरोप लगे तो मुकदमा हुआ, जांच हुई ना। तो भैया जब इतने बड़े लोगों पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, डेट तारीख के साथ, कागज पत्रे के साथ, आपके ईमेल की फोटोकॉपी तक है उसमें, तो ऐसे में देशद्रोह 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 करके हर चीज को देशद्रोह घोषित कर दोगे तब तो जो है वो फिर तो हो लिया। और बार बार हिंडनबर्ग, मुझे भी अचरज हो रहा है कि हिंडनबर्ग, वैसे तो इस बार की डील में हिंडनबर्ग को नुकसान हुआ होगा क्योंकि उसने शॉर्ट किया, मार्केट गिराने की कोशिश की, तो मार्केट अपेक्षित मात्रा में गिरा नहीं, तो जो उसने शेयर खरीदा होगा उसको पूरा शेयर का पेमेंट करना पड़ा होगा। शॉर्ट कैसे होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो जो शॉर्ट करके या दाम गिरा के उसको मुनाफा कमाना था वो नहीं कमा पाया। लेकिन हिंडनबर्ग को देखकर ये बार बार ये चीज दिमाग में आती है कि हिंडनबर्ग तो एक शॉर्ट सेलर है भाई, तुम्हारा काम था शेयरों का दाम गिरा के कमाई करके निकल जाना, तुम बार बार आके हमले क्यों कर रहे हो। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंडनबर्ग ने इसको साख का सवाल बना लिया है, चिढ़ गया है वो, जो प्रोफेशनल बात नहीं है। मेरा मकसद वीडियो बनाना है, कोई मुझे कुछ कह दे मैं उससे चिढ़ जाऊं, उसके पीछे पड़ जाऊं और 4 वीडियो बनाऊं तो मैं न्याय नहीं करूंगा। तो ये इसके पीछे भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इसके पीछे जो लोग लॉजिक निकाल रहे हैं देशद्रोह वाला, देश के खिलाफ साजिश वाला, निकाल लें वो। लेकिन इस लॉजिक को निकालने से पहले, देश के खिलाफ साजिश वाले लॉजिक को निकालने से पहले उसने जो ये कहा है कि कौवा कान ले गया, तो भाई चेक करो कान है या नहीं है। अगर कान नहीं है तो कौवा ले गया है। आप ये मत बोलो उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। वो जो एक बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक बच्चा था वो खेत में काम करने जाता था और लोगों से मजाक करता था और अक्सर बोल देता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। 2-3 बार गांव वाले खेत से काम छोड़ के उसको बचाने पहुंचे। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और उसको उसने घायल कर दिया। लोग बचाने नहीं आए, लोगों को ड्रामा कर रहा है। कम से कम ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जांच कीजिए, बहुत स्पेसिफिक 15-20 पॉइंट हैं, उन 15-20 पॉइंट्स को निकाल के कागज मांग लीजिए माधवीपुरी बुच से
और पता कर लीजिए। और बाकी आम जनता की नज़र में जो सबसे बड़े बड़े सवाल हैं, भैया नौकरी तो करती थी ICICI बैंक में, झरने पर नाले थोड़ी बह रहे थे। ये सैकड़ों करोड़ के इन्वेस्टमेंट भैया, सैकड़ों करोड़ का पैसा, सैकड़ों डॉलर कहाँ से आ गया? ये सवाल तो हमेशा बार बार मन में आएगा और आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं ये मेरे अपने विचार हैं, मेरा अपना विश्लेषण है, और ये कुछ जो सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं उन सूचनाओं को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने रखा गया है। मैं जो जांच की मांग कर रहा हूं, बार बार जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो भी तभी पक्का साबित होगा जबकि इसकी जांच हो जाए। तो जांच बहुत जरूरी है, और जांच से अगर भाग रहे हैं, सिस्टम जांच से भाग रहा है, एक उचित जांच नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। ये छोटी बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।